everyone, Namaskar, Adab. In less than 4 weeks, the biggest democratic exercise in the world will begin. 900 million Indians will cast their vote to elect their new government. इन्हें 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं बीजेपी के कैंपेन की लाइन और लिंक तय करते हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली हमारे साथ हैं, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और कहा जाए तो चुनाव के पहले का सबसे बड़ा इंटरव्यू। जानते हैं बीजेपी क्या करने वाली है, जीतने के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा होने वाले हैं, जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बनने वाली है। अरुण जेटली जी हमारे साथ हैं। अरुण जेटली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल, आपने लिखा है कि ये चुनाव क्लैश ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है भाजपा? मुझे लगता है कि देश का जो सामाजिक और आर्थिक चरित्र है, प्रोफाइल है, वो बदल रहा है। मैं अभी एक अध्ययन कर रहा था जिसमें था कि 2005 में 18% लोग मध्यम वर्ग में थे, 2015 में 29% थे और 2025 में ये 44% होगा। तो देश का जो एक वर्ग है, अब आप जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास साधन नहीं थे, वहां जाइए, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन स्तर गांव में भी सुधरे, शहरों में माइग्रेशन हो, पढ़ाई हो, शिक्षा मिले बच्चों को, वो अच्छी नौकरियों में जाएं। और जिस परिवार में एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, फिर वो पूरी पीढ़ियों को खड़ी करने की कोशिश करता है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं, वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू हिस्ट्री। विश्व में हम तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरा विश्व इसको रिकॉग्नाइज करता है। और इसलिए आज की राजनीति, पुरानी राजनीति जो केवल जात से, 2 दल इकट्ठे हो गए उससे, डायनेस्टी या परिवारवाद से तय होगी, ये देश का चरित्र बदल रहा है। आप 2014 के चुनाव का सबसे बड़ा विश्लेषण कीजिए तो लोग कहेंगे कि मोदी जी के पक्ष में हवा थी, सरकार उससे पहले नॉन परफॉर्मिंग थी। पर इसका दूसरा पक्ष लीजिए, सभी जातीय आधार पर चलने वाले राजनीतिक दल चूर चूर हो गए, जातियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। सारे परिवारवाद वाले परिवार और उनके द्वारा नियंत्रित राजनीतिक दल, चाहे उत्तर प्रदेश में थे, चाहे बिहार में थे, चाहे केंद्र में थे, चूर चूर हो गए। और मुझे लगता है कि आइडियाज, आइडियोलॉजीज, परफॉर्मेंस, लीडरशिप, इंटेग्रिटी, चरित्र, वैल्यूज, ये उसका चुनाव होगा। और केवल कोई किसी परिवार से आया है या किसी समाज से आया है, उसके आधार पर अब राजनीति नहीं होगी। आप एक चीज देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव, उसको देख के लोग तय करते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से नीति बनाता है या अच्छे विषयों पे बोलता है। कोई केवल सिर्फ नारेबाजी की राजनीति करता है, चिल्लाने की राजनीति करता है। सच्चाई क्या है, किस तर्क में, लोग उसका खुद जजमेंट करते हैं। सोशल मीडिया पे आप टेम्परेरी ट्वीट्स छोड़ दीजिए, इतनी जानकारियां हैं कि नए बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनकी जानकारियां बढ़ रही हैं। और इसलिए ये चुनाव, और मैं मानता हूं इससे आने वाले जो अगले चुनाव होंगे, उनका एक प्रकार से बिल्कुल चरित्र बदला हुआ होगा। लेकिन जेटली सर, इसमें सवाल ये उठता है कि जो जिन जातियों वाली पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, वो जातियों वाली पार्टियां एकजुट हो रही हैं, यूपी हो चाहे बिहार हो। जो परिवार वाली पार्टियां हैं, पूरा का परिवार अब इकट्ठा हो रहा है यूपी में। देखिए, मैं इसका आपको बताऊं, असर पड़ेगा क्या? मैं आपको बताऊं, जब समाज का वर्ग बदलता है और समाज के नए लोग उम्मीद के साथ देश की प्रगति देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनकी अपनी प्रगति है, तो इसलिए वो बहुत कड़वा फैसला लेते हैं, हार्श जजमेंट करते हैं। वो चुनाव, और मैं बार बार कहता हूं, मैंने 2014 से पहले पहली बार राजनीति में इस शब्दावली का प्रयोग किया था, मैं इस बार भी कह रहा हूं, वो चुनाव फिर गणित के नहीं होते, अरिथमेटिक के नहीं होते, केमिस्ट्री के होते हैं। और जब केमिस्ट्री चलती है तो फिर जमीन के ऊपर जातियां भी टूटती हैं और ये जो मिथ है डायनेस्टीज का, वो भी टूटता है।
सही मायने में प्रभावी लोकतंत्र के लिए ये एक मिथ बनाया हुआ है डायनेस्टीज का। देखिए, आप कितने परिवार ऐसे देख रहे हैं जो केवल परिवारवाद पे राजनीति करते थे, जिनमें अंतर विरोध पैदा हो गए हैं। आपने परिवारवाद का जिक्र किया। चाइना के फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस। उन्होंने कहा था कि जैसे आकाश में केवल एक सूर्य हो सकता है, पृथ्वी पे केवल एक शहंशाह हो सकता है, और डायनेस्टीज में केवल एक हो सकता है। जहां जहां दो हुए उसका असर देख लीजिए। बिहार में दो भाई हैं, उनमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में पिता और पुत्र हैं, उनमें बीच में क्या हुआ? और जो अन्य परिवार भी इस प्रकार के फॉर्मूला पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो एक से बेहतर होगा, उसका अंत क्या होगा वो सब आज ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर, तो यूपी का जो समीकरण है उसको आप किस तरह से देखते हैं, सपा बसपा का? देखिए, ये पुराना आकलन है। बहुत बड़ा वोट बैंक था बसपा का, लेकिन लोकसभा में 0 सीट आई, असेंबली में 19 आई। बहुत बड़ा वोट बैंक था, MY का वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम और यादव, और 3 कोना 4 कोना फाइट में तो वो 30-35% वोट गिरा के ये 2 समाज ही जिता सकते थे। केवल 5 परिवार की सीटें आई, 6ठी नहीं आई। कांग्रेस की डायनेस्टी का बहुत प्रभाव था उत्तर प्रदेश में, केवल 2 परिवार की सीटें आई। तो इसलिए वो सुकड़ रहे हैं, और उन वर्गों का भी जो एस्पिरेशनल क्लास है वो अब उस वर्ग में से बाहर निकलेगा। और इसलिए केवल हम गणित के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। आज लोग एक प्रश्न पूछेंगे, ये देश अगर प्रगति कर सकता है तो किसके नेतृत्व में कर सकता है? ये देश अगर सुरक्षित है तो किसके नेतृत्व में है? सर, आपने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इज अ फिनोमिनन व्हेन अनहैप्पी पीपल वोट एन इनकम्बेंट आउट एंड द ऑपोजिशन सक्सीड्स बाय डिफॉल्ट। तो क्या आप कह रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी हम कहते थे वो कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है कि किसी शासन की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो, लोग उससे दुखी हों, परेशान हों, लोगों को चिंताएं हों, और जो नाराज लोग हैं, अनहैप्पी पीपल हैं, उनको लगता है कि ये शासन जिम्मेवार है, तो इसलिए उसको हरा देते हैं। विपक्ष में कोई खूबी हो ना हो, कोई गुण हो ना हो, वो डिफॉल्ट से जीत जाता है और वो सोचता है ये मेरी विजय हो गई। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव क्या होता है? प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव होता है जब नेता की नेतृत्व की और शासन की परफॉर्मेंस, जिस पे कड़ा मापदंड लोग लगाएं और फिर उसको चुने। आप मुझे, आज तो 5 साल पूरे हो गए मोदी जी की सरकार के, मुझे एक ओपिनियन पोल बता दीजिए जिसने कहा हो कि उनकी पर्सनल रेटिंग गिर रही है। 5 साल बाद भी उनका और नंबर 2 पे आने वाले का फैसला इतना अधिक है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आया है तो आप सबके पोल्स ये दिखला रहे हैं कि जो 6 महीने पहले था उससे 3 महीने पहले सुधरा, जो 3 महीने पहले था वो पिछले महीने सुधरा, और आज उससे सुधरता है। और याद रखिए, चुनाव का एक बुनियादी सिद्धांत होता है, हंग पार्लियामेंट्स और हंग असेंबलीज अक्सर केवल चैनल्स पे होती हैं, ओपिनियन पोल्स में होती हैं। मतदाता आपसे और मुझसे समझदार है, वो डिसाइसिव होता है, और उसको मालूम है कि देश, अब पिछले चुनाव में 150 से शुरू हुए थे बीजेपी के लिए, फिर 180, जो बहुत लिबरल थे वो 200-210 तक पहुंचे थे। लेकिन सर, मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया वो तो कंफ्यूज रिजल्ट था, क्लिफ हैंगर था। देखिए, मुझे लगता है कि वहां भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। दोनों पार्टियों की राजस्थान और मध्य प्रदेश में वोट लगभग बराबर थी। अब कई बार कैंडिडेट लेवल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, कई बार सरकार का कोई 15-15 साल आप सरकार में रहो, कोई वर्ग नाराज होता है, और इसलिए वो राजकीय मुद्दों के ऊपर हो जाता है। ये चुनाव तो एकदम अलग फॉर्मूला और अलग केमिस्ट्री का चुनाव है। एक तरफ 5 वर्षों में एक ऐसी सरकार रही है जिसने ईमानदारी से शासन किया,
कड़वे फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, देश को विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया, सरकार के साधन बढ़ाए। जो लोग सिस्टम से अपने आप को बाहर रखते थे और भ्रष्टाचार के माध्यम से सोचते थे कि हम इवेड कर देंगे, उनको सिस्टम के अंदर लाए। और जो साधन आए वो 3 चीजों पे हमने खर्च किए। हमने डिफेंस को बढ़ाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, और हमने जितना अधिक गरीब को उन रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया है, मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन जेटली सर, जो हर राज्य में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में गठबंधन बन रहे हैं, एक ही एजेंडा है, बीजेपी को हराना है। देखिए, तमिलनाडु तक लोग राजनीतिक दल नकारात्मक हो सकते हैं, जनता नकारात्मक नहीं है। व्हेन पीपल आर, मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रो इनकम्बेंसी है कि 5 साल बाद भी आपकी ताकत से लोग इतना डरते हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतना डरते हैं कि बाकी सबको लगता है कि हम अंतर्विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो जो गठबंधन आपने कहा ना, एक बार उन गठबंधनों का विश्लेषण कर ले जो मैंने लिखा जी, है। उसी बात पर सर, आपने बीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में बोला है, बीएसपी को मजबूत कर रही हैं मायावती और कांग्रेस को कमजोर देखना चाहती हैं। केवल वही नहीं, शी होल्ड्स हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट एंड शी विल ओपन देम ओनली व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। जो मैंने एक शब्द प्रयोग किया है बार बार, कोएलिशन ऑफ राइवल्स, जो विरोधियों का गठबंधन होता है, और ये तो गठबंधन भी नहीं है, इसमें कई गठबंधन हैं जो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इसका विश्लेषण करिए। तृणमूल कांग्रेस, ममता जी की क्या राजनीति है? मैं बंगाल में तुम्हें 1 सीट नहीं दूंगी, मैं अपनी सीट मैक्सिमाइज करूंगी और तुम्हारी सीट कम हो इसकी मेरी इच्छा है, इसलिए 1 नहीं दूंगी, तुमसे गठबंधन नहीं करूंगी। बसपा और मायावती जी की क्या रणनीति है? मैंने एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन यूपी में किया है अपनी सीट बढ़ाने के लिए, और बाकी देश भर में मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगी। और आज तो अटकलें चल रही हैं कि शायद अमेठी में भी खड़ा कर दे। फिर क्या होगा? कांग्रेस की राजनीति क्या है? जहां मैं मजबूत हूं वहां कोई गठबंधन नहीं, जहां मैं कमजोर हूं मैं किसी गठबंधन में शामिल होने को तैयार हूं। और इसलिए जिन प्रांतों में मैं प्रमुख हूं कोई गठबंधन नहीं होगा, जहां मैं कमजोर हूं मैं कर लूंगा। उद्देश्य तीनों का एक है, और उद्देश्य यह है कि मैं अपनी ताकत बढ़ाऊं और जो बीजेपी विरोधी अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी ताकत कम करूं, ताकि बाद में जो संघर्ष और टग ऑफ वॉर होना है हमारे बीच में, मैं उसमें कुछ ना कुछ कर पाऊं। अब देखिए, एनसीपी में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। हमने परिवारवाद के अंतर्विरोध की बात की। पवार साहब ने तो 2014 में कह दिया था मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनको लगा कि कहीं केओटिक सिचुएशन हो जाए तो शायद मेरी जो आकांक्षा है वो पूरी हो जाए, तो उन्होंने घोषणा कर दी मैं लड़ूंगा। परिवार में अंतर्विरोध शुरू हो गए, नहीं लड़ूंगा। अब जो वहां से समाचार आ रहे हैं वो वही है कि आकाश में 1 सूर्य हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कोएलिशन ऑफ राइवल्स है, ना आपकी कोई नीति है, ना आपका कोई मैनिफेस्टो है, ना आपकी कोई पुरानी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, ना आपके पास एक ऐसा नेता है जिसको देश को, एक तेजी से बढ़ते देश को आगे बढ़ाना है, और फिर एक दूसरे की खिंचाई में आप चुनाव से पहले लगे हुए हो, तो क्या इस देश को कियोस, संकट की स्थिति में भेजना है? और इस देश का अनुभव क्या है? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवगौड़ा, आईके गुजराल, ये जिसको मैं बार बार कहता हूं ट्राइड टेस्टेड और फेल्ड आइडियाज हैं, और किसी भी उम्मीद से भरे समाज के लिए, एस्पिरेशनल सोसाइटी के लिए ये आइडियाज नहीं चलते। एक ट्राइड एंड टेस्टेड के बाद एक और प्रियंका गांधी को उतार दिया इन लोगों ने जेटली से। देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड से मन भर गया था उनका। मुझे लगता है कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब उनको
वो ट्राइड और टेस्टेड तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने उनको एक बंजर जमीन दे दी है और कहा है यहां जाके खेती करो, तो ट्राइड और टेस्टेड का परिणाम तो वही मिलेगा। सर, तो अमेठी और रायबरेली में क्या स्पेशल फोकस होगा बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का सभी कंस्टिट्यूएंसीज पे अपने लिए और अपने साथियों के लिए स्पेशल फोकस होगा, और इसलिए बीजेपी और एनडीए का एक अंतर है। बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक दल है और जो गठबंधन का न्यूक्लियस है वो मजबूत है। सारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार करता है, सारा गठबंधन बीजेपी की नेशनल लेवल पे प्राइमेसी को स्वीकार करता है, और हमने तो उदारता के साथ अपने एलाइज के साथ सीटें बांटी हैं। अपनी सिटिंग सीट्स भी हम लोग अपने एलाइज को दे रहे हैं गठबंधन को रखने के लिए, और उसका परिणाम देखिए आप। पूर्व उत्तर उस क्षेत्र को और वहां के सातों राज्यों को और 8वां सिक्किम को हम लोग एक नेशनल कोएलिशन में ले आए हैं। और कल अगर पूर्व उत्तर से 3-4 लोग छोटे छोटे राज्यों से मंत्री बनते हैं केंद्र में और अपने राज्यों के लिए जाकर काम करते हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तो यही अर्थ है ना कि वो भी इस देश के गवर्नेंस में, शासन में अपना इन्वॉल्वमेंट देखें। सर, बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआरसीपी महागठबंधन के साथ नहीं है, तो क्या ये आपके पोटेंशियल पोस्टपोल एलाइज है? देखिए, मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी कोशिश रहती है कि मैं बीच में रहूं और मैं बीच में रहते हुए बाद में तय करूं मैं क्या करूंगा और मेरे अपने राज्य का हित हो। इन तीनों राजनीतिक दलों को, ये रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट ओरिएंटेड पार्टी हैं, अपने स्टेट की चिंता करने की कोशिश करती हैं, और उसमें इन तीनों का एक परिस्थिति रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी में आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कल वो क्या करेंगे या हम क्या करेंगे, कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़े या ना पड़े मैं उस प्रश्न में नहीं जाता। रीजनल पार्टीज के साथ कैसे एग्जिस्ट करना है वो हमें आता है, और जिस प्रकार से, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। जीएसटी हम देश में लाए, उससे पहले फाइनेंस कमीशन आया। फाइनेंस कमीशन ने कहा कि राज्यों को 32% रेवेन्यू पूल में से अब 42 करिए, कोई दूसरी सरकार ना कर दे। हमने 42 कर दिया। जीएसटी आया तो राज्यों ने कहा, कांग्रेस क्यों नहीं ला पाई, कि राज्यों ने कहा कि भाई मेरा रेवेन्यू घट गया तो क्या होगा, तो मैंने संविधान में डाल दिया कि पहले 5 साल के लिए आपका रेवेन्यू 14% बढ़ेगा हर साल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दी। तो हम तो इस प्रकार से राज्यों के साथ रहे, और बीजेपी के खिलाफ भी जो राज्य थे उन्होंने, किसी ने डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की। उड़ीसा ने नहीं कहा, तेलंगाना ने नहीं कहा। आंध्र प्रदेश के संबंध में मैं कहूं कि जब फाइनेंस कमीशन ने कहा कि कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होगा, 2 कैटेगरीज होंगी, तो मैंने फिर उसका फॉर्मूला निकाला कि स्पेशल स्टेटस की बजाय जो उस कानून में लिखा है, हम स्पेशल पैकेज दे देंगे आंध्र प्रदेश को, जिसमें उतना ही पैसा मिलेगा जो स्पेशल स्टेटस में मिलना था। स्टेटस तो पैसा ही होता है, कोई अधिकार नहीं होता। उसका स्वागत चंद्रबाबू नायडू जी ने किया, मुझे पत्र लिख के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा धन्यवाद किया, और जब उनको पलटी मारनी थी राजनीति में तो उन्होंने कहा नहीं, अब पैकेज की बजाय दोबारा ये कर दो। तो वो तो राजनीतिक दृष्टि से की वजह से बदले। तो टीडीपी के साथ रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि टीडीपी चुनाव के बाद कितनी बड़ी रहेगी, और उसने अपना रास्ता चुन लिया है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई बातचीत की बहुत गुंजाइश है इस वक्त। सर, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ गब्बर सिंह टैक्स कर दिया था जीएसटी। देखिए, मुझे लगता है कि मैं उनको चुनौती देता हूं कि देश को 10 मिनट तक जो टैक्सेस अमेलगमेट हुए, लोगों को लाभ हुआ, जीएसटी पे 10 मिनट का भाषण दें। इन विषयों के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आवश्यक नहीं है बोलने के लिए। मुझे लगता है कि जीएसटी ने सारी हैरेसमेंट खत्म कर दी। 40 लाख तक जो व्यापारी है या मैन्युफैक्चरर है, उस पर टैक्स नहीं लगता। 1.5 करोड़ तक जो है
उस पे 1% टैक्स लगता है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई नाका नहीं बचा देश के अंदर, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। और आप में से जो लोग बैठे हैं हर मीटिंग से पहले प्रेडिक्ट करते हो इस बार कौन सा टैक्स कम होगा। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार है इस देश के इतिहास में जिसने 5 वर्षों में इनकम टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया, 1% टैक्स नहीं बढ़ाया, कम किए। और टैक्स की जो कलेक्शन थी उसको लगभग 80-90% बढ़ा दिया। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार राष्ट्रवाद और आतंकवाद के नारे पर अपनी नाकामयाबियां छुपा रही है। देखिए, अब उनके पास कुछ नहीं पता। फेक इश्यूज लिए, जज लोया की डेथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा फेक इशू है, रफेल फेक इशू है, ईवीएम फेक इशू है। तो रोज फेक इश्यूज लाना, जब फेक इश्यूज से तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। अब पुलवामा की घटना आतंकवाद की घटना थी, हमने क्या एंटिसिपेट किया था? हमें उम्मीद थी कि पुलवामा होगा। और यह कहना कि आप आतंकवाद हो गया और इसलिए आप अपनी नाकामी छुपा रहे हो, तो पुलवामा पे कैसे रिएक्ट किया जाए? देश का एक जज्बात था, एक इमोशन था और सही इमोशन था। जो बालाकोट में सरकार हमारी एयरफोर्स ने किया और आईबी को क्रॉस करने का जो निर्णय एयरफोर्स ने लिया और प्रधानमंत्री जी ने उनको अनुमति दी, उसका पुलवामा से कोई लिंक नहीं है। पुलवामा के जो दोषी थे उनको तो हमने यहीं लिक्विडेट किया, उसका संबंध था कि जब आपके पास इतनी जानकारी और सूचना आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंप लगा है टेररिस्टों का, जैश-ए मोहम्मद का, उस कैंप में फिदायीन ट्रेन किए जा रहे हैं, वो अगले 2-3 महीने तक भारत में जाकर एकदम आतंक मचाएंगे, तो हम क्या करते कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाएंगे कि आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई ले रहे हो, तो इसलिए हम दबा जाएं उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को। ये तो देश के साथ द्रोह होता, विश्वासघात होता। और एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपके पास थी और एक प्रिसिशन के साथ, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ एयरफोर्स ने इतना बहादुरी का काम किया जिसमें भी किसी भी देश को गर्व होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए विरोधी हैं, देश के साथ खड़ा होने की बजाय पाकिस्तान के हाथ में एक हथियार बन गए। जो भाषा वो कर रहे थे कि आप राजनीतिक कारणों से कर रहे हो, हमने तो कोई आतंकवाद नहीं करवाया, वो ये कहने लग पड़े। पाकिस्तान जब कह रहा था कि बालाकोट का सबूत दो, तो ये सबूत देने लग पड़े। सरकार ने तो अभी तक सबूत नहीं दिया। कौन सा ऐसा मीडिया चैनल है, और कोई सारे मीडिया चैनल्स बीजेपी फ्रेंडली नहीं है, हर चैनल अपनी इन्वेस्टिगेशंस करके दुनिया भर की सैटेलाइट से पिक्चर्स लाया कि 26 फरवरी से पहले बालाकोट में क्या था और 26 फरवरी के बाद क्या था। और उन पिक्चर्स के आधार पर उन्होंने, हर चैनल ने दिखलाया। कोई चैनल तो वहां के लोगों को इंटरव्यू करके लाए अपने प्रॉक्सी कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तरह, जिन्होंने कहा भाई हमने बम सुने हैं, हमने लोगों को मरते हुए देखा है, हमें लाशें जाते हुए यहां से देखा है। लेकिन सर, टू कोट what the leaders are saying, and they're quoting international press, New York Times, 25 February, New York Times का ये कहना है सर, it was the first time that Indian aircraft had crossed the Kashmir line of control to strike in decades, but it was unclear what, if anything, the attack jets hit on the Pakistani side, raising the possibility that India was making a calculated bet to assuage public anger, but minimize the risk of a major Pakistani military response. Guardian on 26th February says, the attack was celebrated in India, but it was unclear on Tuesday whether anything significant had been struck by the fighter jets. मुझे लगता है कि जो डेस्क के बैठे रिलैक्स जर्नलिज्म होता है ना, वो कुछ भी लिख सकता है। आप एक बार अमेरिका जाइए और रोज शाम को CNN और फॉक्स न्यूज देखिए, तो आपको लगेगा कि मैं 2 अलग अलग देशों की खबर सुन रहा हूं। मुझे मेरे अमेरिकन मित्र कहते थे, हाल में मैं अपने इलाज के लिए वहां था, तो मैं देखता था रोज शाम को, और मेरे अमेरिकन मित्र कहते थे कि सच क्या है अमेरिका में अब पता नहीं चलता। हम CNN देखते हैं तो एक सच लगता है,
और फॉक्स न्यूज देखते हैं तो सच्चाई दूसरी लगती है। मुझे लगता है कि मैं जो स्पेस फिलर कॉलम्स होते हैं कि मुझे लिखना है इसलिए मैं कुछ थ्योरी बना के लिख दूं, उससे बेहतर मैं वैज्ञानिक एविडेंस के ऊपर रिलाई करता हूं। मैं अपनी एयरफोर्स के ऊपर भरोसा करता हूं। जब भारत की एयरफोर्स का चीफ कहता है कि हम वहां गए, हमने टारगेट्स मारे और हम जंगल में बम फेंकने नहीं गए थे, हम टारगेट पे गए थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, मेरे लिए वो अंतिम शब्द है। दूसरा, जब आप सब चैनल्स, हमने नहीं कहा किसी चैनल को, वहां के लोगों को इंटरव्यू किए, वहां के इंडिपेंडेंट सैटेलाइट अलग अलग तरह की, वहां की एविडेंस कोट किए, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई सच्चाई क्या है। और तीसरा, जब अजहर मसूद का भाई भाषण देकर कहता है कि इनके जहाज आए और हमारा सत्यानाश कर गए, हमारे कैंप का, और हमारे लोगों को मार गए, अजहर मसूद का परिवार मान रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं मान रहे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के राजनीतिक नेता इस देश में। जनता का ये मानना है कि जब एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, तो वहां पे स्ट्राइक हुई है। विपक्ष की बात बहुत। मुझे एक बात अमिताभ जी बतलाइए सर, अगर हम वहां पहुंचे ही नहीं तो अगले दिन उन्होंने F-16 क्यों भेजे? उन्होंने दुनिया को यह क्यों कहा कि ये भारत का हमारी सीमा के अंदर आया है? उन्होंने रिटेलिएशन की धमकी क्यों दी? अगर ये सिंपल एडवेंचरिस्ट LOC ब्रीच था तो पाकिस्तान में इतना तूफान क्यों हुआ कि पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग चलती रही? देखिए, पाकिस्तान की आप परिस्थिति समझिए कि उनको झूठ क्यों बोलना पड़ा। उसके दो कारण हैं जो मैं कह चुका हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। पहला, पाकिस्तान को सिविलियन सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चलाते, फौज चलाती है, और पाकिस्तान की फौज का जो एक इकबाल है उस देश में, जो ऑरा है कि हम ही सर्वे सबसे बेहतर है, वो पाकिस्तान की जनता को क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के जहाज आए, हमारे यहां आकर कैंप्स डिस्ट्रॉय कर गए, सर्जिकल स्ट्राइक्स में हमारे टेररिस्ट कैंप LOC के साथ डिस्ट्रॉय कर गए और हमें पता ही नहीं चला, हम देखते रह गए। इसीलिए मेरा ये इकबाल ना टूटे जनता के सामने। उन्होंने 4:45 पे उनकी सिविलियन सरकार से पहले, भारत से पहले दुनिया को कह दिया भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहां। और दूसरा, अगर पाकिस्तान कहता कि ये मैं मानता हूं कि इनके जहाज आए और बालाकोट का टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर गए, तो दुनिया कहती बतलाओ, टेररिस्ट कैंप वो ना मानते, लेकिन ग्लोबल क्यूरियोसिटी ये तो पूछती, ये गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम तो पूछते कि क्या नुकसान आपका हुआ, जहां नुकसान हुआ वहां क्या हो रहा था, जहां नुकसान हुआ वो कौन से लोग थे जो मरे, ग्लोबल टेररिस्ट थे उसमें, और आप ही के लोग चैनल्स रिसर्च करके उनके नाम लेकर आए हो जो वहां पर थे। जेटली जी, इमरान खान का कहना है कि द सोल पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द स्ट्राइक्स अक्रॉस LOC वाज टू कन्वे टू इंडिया इफ दे कैन कम हियर वी कैन गो देयर टू। क्या आप कन्विंस्ड हैं इस आर्ग्यूमेंट से? देखिए, द रिटेलिएटरी एक्शन वाज द मोस्ट बॉस्ड अप ऑपरेशन इन फॉर एनी एयरफोर्स। वो बॉस्ड अप इसलिए था कि आप थोड़ा सा इसमें एविडेंस को जोड़िए। जिस दिन हम बालाकोट 26 को गए फरवरी को, तो हमारी एयरफोर्स को तो मालूम था वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम रिएक्ट करेंगे। जब वो 27 तारीख सुबह आए तो हमारे पूरी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स की एक दीवार थी, देयर वाज अ वॉल ऑफ एयरक्राफ्ट्स। हर बेस से लोग तैयार थे। जैसे ही अलर्ट हुआ, हमारे जहाज स्वंग इनटू एक्शन, और उसमें वो इधर आ रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने एक काउंटर अग्रेशन देखा, वो यू टर्न लेकर वापस गए। उसमें उनका एक F-16 हमारे एक बहुत बहादुर पायलट ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसकी बहादुरी तो ये भी है कि डिस्ट्रॉय करने के बाद
वो खुद यू टर्न लेके वापस आ सकता था, वो फिर भी उनके पीछे लगा रहा और किसी ने उसके प्लेन को अटैक कर दिया। F-16 के पायलट पहले इजेक्ट कर गए, उसमें 2 पायलट थे, ये बाद में इजेक्ट किया। वहां की जनता ने सोचा दोनों हिंदुस्तान के हैं, F-16 के पायलट्स भी, और इनके बारे में भी सोचा। तो जो पब्लिक आती है गांव की, उनका रिएक्शन होता है कि उनको असॉल्ट करो, तो ये भागा, बाद में इसको भी असॉल्ट किया, लेकिन आर्मी ने इसको रेस्क्यू कर लिया। उन दोनों के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान में आरंभिक गलतफहमी तो समझ आ सकती है कि हमने भारत के 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए, हमारा तो कोई दूसरा था नहीं। 2 पायलट हमारे कब्जे में हैं, तीसरा इसलिए नहीं मान रहे थे शायद ही वॉज नो मोर, क्योंकि पाकिस्तान का सोशल मीडिया वहां पर लेख छाप रहा है, द स्टोरी ऑफ सन्स ऑफ 2 एयर मार्शल्स, एक भारत के एयर मार्शल का बेटा और एक पाकिस्तान के पुराने एयर मार्शल का बेटा, जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो बेचारा नहीं रहा। तो इसलिए ये जो इनिशियल गलतफहमी पाकिस्तान में थी, और शाम को उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास केवल 1 पायलट है। तो कौन से 2 एयरक्राफ्ट आपने डिस्ट्रॉय किए जब पायलट ही आपके पास 1 है? तो और इसलिए आप अगर 2 और 2 जोड़ें, और इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे जो महागठबंधन बनेगा कि नहीं, उसके साथी हैं, वो देश में 2 और 2 अपने गठबंधनों का जोड़ लें, मिलिट्री स्ट्रैटेजिशियंस ना बने। अब सबसे बड़ी डिमांड ये महागठबंधन के मिलिट्री स्ट्रैटेजिशियंस ने जो की कि डेड बॉडीज गिन के बताओ। जी वही, मैं अब आपको इसका उत्तर दे दूं। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है, इससे अधिक मूर्खता किसी देश के राजनीतिक नेताओं में नहीं हो सकती। मैं ये कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एयरफोर्स का काम है कि स्ट्राइक करना, टारगेट को स्ट्राइक करने के बाद वापस आना, अपने पायलट को नीचे उतारना कि गिन के आके कितने मर गए, ये एयरफोर्स का काम नहीं है, एयर चीफ ने कह दिया। और जो लोग आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देते थे, वो क्या इस घटना के बाद दोबारा लाशें गिनने वहां जाते, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने घेर लिया था? हमें लाशों गिनने से क्या इंटरेस्ट है हम लोगों को? लेकिन सारी डिबेट को इस एक फ्रिवलस इशू पे ला दो कि आपकी एयरफोर्स ने गिने, आपकी सरकार ने गिने। ये तो एकदम विचित्र प्रकार की डिमांड है। जनता में एक और चीज चर्चा हो रही है कि हमारे पास, सरकार के पास सब कुछ है, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, सरकार के पास सैटेलाइट्स अपने होंगे जो उस इलाके में होंगे, तो सरकार के पास कुछ तो होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये फिर देश के साथ एक खिलवाड़ होगी। खिलवाड़ इसलिए होगी कि कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस को सार्वजनिक नहीं किया जाता। करेक्ट। हमारे कितने जहाज गए, क्या हम बता सकते हैं? वो किस मेक के जहाज थे, हमें कौन कौन किस प्रकार की, और उस इंफॉर्मेशन का कंटेंट क्या था जो पहले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल रही थी? क्या हमें इस देश के नागरिक हमने भेजे हुए थे या वहां के लोग करते थे? कभी आप अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क पे इसको शेयर करोगे? नहीं। तीसरा, कौन से मिसाइल्स थे और किस देश से आए, हमने कितने मारे? क्या इन सारे ऑपरेशंस को हम लोग शेयर करेंगे? हमारे सैटेलाइट्स ने और हमारे एयरक्राफ्ट्स ने क्या क्या एविडेंस इकट्ठी की, उनकी कैपेसिटी क्या क्या है, क्या हम डिक्लेयर करेंगे? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को की एक सीक्रेसी देश के सुरक्षा के हित में होती है। अब राहुल गांधी ने एक नादानी का बयान दे दिया कि कांधार में एक जहाज में बैठकर अजीत डोवल गए थे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। गलत है, वो नहीं गए उस जहाज में, लेकिन देश का कितना नुकसान किया एक नादान व्यक्ति ने। जब इस प्रकार का हाईजैक होता है, ये एक सिक्योरिटी इशू है। अजीत डोवल तो उस वक्त सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर थे आईबी के, उनके ऊपर स्पेशल डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर थे, आरएनएडब्ल्यू के लोग थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। तो श्रीनगर से लेकर, दिल्ली से लेकर, दुबई से लेकर, कराची से लेकर कांधार तक हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क कहीं ना कहीं रहा होगा, बैकग्राउंड में कुछ कर रहा होगा। जो व्यक्ति कहता है कि मैं उस इंटेलिजेंस नेटवर्क की एक्टिविटीज उस वक्त उसको सार्वजनिक करूंगा,
वो व्यक्ति इस काबिल ही नहीं कि वो सार्वजनिक जीवन में हो। वो देश के लिए खतरा है। ये केवल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं थी, लेकिन इस नादानी से एक गलत बयान देकर, एक झूठा बयान देकर, अजीत डोभाल उस जहाज में नहीं थे, लेकिन हमारे कौन कौन इंटेलिजेंस के अधिकारी उस वक्त क्या क्या कर रहे थे जिससे कि हम अपने पैसेंजर्स की जान बचाकर लाए। उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एक्टिविटीज को आज हम सार्वजनिक कर दें तो उनको खतरे में डालेंगे क्या? मतलब किस प्रकार की राजनीति पे एक आदमी की फ्रस्ट्रेशन आपको इस सीमा तक ले आए कि आप न जाने हुए कि आपकी इस नादानी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। Then how do you plan to tackle all this, sir? अब मैं देश का 2 बार रक्षा मंत्री रहा हूं, मैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में हूं। ऐसे कई तथ्य हमारे जानकारी में आते हैं। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, जो मेरे साथ जाएंगे वो हम परिवारों में भी बात नहीं कर सकते उनकी, वो देश के साथ गद्दारी होगी। बिल्कुल सर। और इसलिए आप देश के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और कौन कौन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स किस किस एक्टिविटी में लगे थे उसकी सार्वजनिक डिबेट टेलीविजन पे करवाएंगे इस देश में। टॉकिंग अबाउट मसूदा सर, जो डेवलपमेंट्स कल हुई हैं सर, डू यू सी दिस एज अ सेटबैक फॉर इंडियन डिप्लोमेसी? देखिए, ये चाइना का पुराना स्टैंड है। मैं इसमें हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत सफल मानता हूं। सफल इसलिए मानता हूं, एक देश दुनिया का ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि आपने एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, वो गलत किया। पहले तो हम यही कहते थे कि सैंक्टिटी ऑफ द एलओसी शुड बी मेंटेन्ड। वो रोज आके उस सैंक्टिटी को तोड़ें टेररिस्ट और हमारे लोगों को मारे, और हमें पता चले कि वहां हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, और हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी ना कर पाए, केवल पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर निर्भर हो जाएं, ये तो संभव नहीं था। दूसरा, हर देश ने उसकी निंदा की। पाकिस्तान के मित्र देशों ने भी न्यूट्रल किस्म के बयान दिए। मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस को जब पाकिस्तान ने कहा कि सुषमा जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, इस्लामिक 54 इस्लामिक देशों ने कहा भाई हम तो बुलाएंगे, आपने आना है आइए, नहीं आना ना। पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान की बॉयकॉट कॉल के साथ टर्की भी खड़ा नहीं रहा, वो भी चले गए। अब जहां तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रश्न है, सभी मेंबर्स एक आवाज में बोले, चाइना का यह पुराना स्टैंड था। सर, वुहान स्पिरिट की बात की जाए तो इज दिस एन एक्ट ऑफ अ फ्रेंड फॉर चाइना टू अगेन ब्लॉक दिस मूव? देखिए, दिस इज नॉट we have our own issues with China. We have several areas of agreement. We have several areas of cooperation. We have an ongoing relationship with them. We have some areas of disagreement also. सर, अब हम लोग थोड़ी राजनीति पे अब आ जाते हैं। चुनाव का समय है सर, कई चीजों को लेकर बड़ा संशय है। 75 पार के लोगों को टिकट मिलेगा कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी बैठेगी, अब 16 तारीख से हमारी 3 मीटिंगें तय हैं, तो जैसे ही जिन दिनों बैठेगी आपको कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा तब तक मिल जाएगा। उससे पहले मैं कोई घोषणा करूं ये तो संभव नहीं है। 2002 से सर गुजरात चुनाव भी हम लोगों ने देखा था। एक फार्मूला आप लोगों ने हमेशा अपनाया है कि सिटिंग एमएलए के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी एमपी के खिलाफ। देखिए, ये तो पार्टी में तय है। जीतने की संभावना निश्चित रूप से एक रेलेवेंट क्राइटेरिया रहता है और वो रहेगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के खिलाफ, तो आप लोग क्या काफी लोगों की सीटें बदलने की सोच रहे हैं? देखिए, जो इसमें कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। जिसके जीतने की सबसे अधिक संभावना होगी हम उसको देंगे। स्वाभाविक रूप से हम राजनीति में हैं। सर, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तमाम राज्यों में चुनाव की दृष्टि से नए चेहरे उतरने की बात हो। देखिए, निश्चित रूप से हर चुनाव में और बीजेपी में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, लेकिन कार्डर बेस्ड पार्टी में के साथ साथ हम में 2 अंतर भी हैं। हम हॉरिजॉन्टल एंट्री इनटू द पार्टी का भी स्कोप रखते हैं, और जितने लोग हॉरिजॉन्टली हमारी पार्टी में आते हैं शायद अन्य दलों में ना आते हों। और दूसरा, हम हर चुनाव को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि पार्टी में नए लोग भी ऐड हों। हम केवल अपने कार्डर तक सीमित रह जाएंगे
तो समाज के कई वर्गों में हमारा आकर्षण नहीं बचेगा। सर, टॉकिंग अबाउट सर्टेन स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में आपने एक रेनबो कोalition बनाया है, लेकिन ये जो AIADMK है वो जयललिता वाली AIADMK नहीं है। इज देयर अ रियलाइजेशन विद इन योर पार्टी कि तमिलनाडु में कोई टो होल्ड की पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसा है कि हमारी प्राथमिकता हर राज्य में ये रही है कि हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं। आप याद रखिए, एक वर्ग समय था जनसंघ के समय और बीजेपी के समय भी, एक दो अपवाद के अलावा पहले 50 वर्षों में हमने केवल आइसोलेशन की राजनीति की थी। 1991 का चुनाव भी वैसे निकल गया, 96 का भी निकल गया। हमारी 166 सीट आई थी 96 में। वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, अकाली दल और शिवसेना के अलावा हमारे साथ कोई नहीं था खड़ा। लेकिन जैसे ही हम 183 पे पहुंचे तो 24 साथी मिल गए और उसके बाद से हम सेंटर स्टेज में रहे और लोगों को लगा कि इनको पावर शेयरिंग आता है, राज्यों में भी आता है, यहां भी आता है। मैं जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दिया, एक बहुत बड़ा उदाहरण था। बिहार आज की तारीख में उदाहरण है, पंजाब उसका एक उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में कई छोटे छोटे दलों को हम साथ ले लेते हैं। जिन राज्यों में हमारी ताकत बहुत कम थी वहां हमने क्या किया? वेस्ट बंगाल 10 साल पहले तक हमें 2-3%, 4% से ज्यादा वोट नहीं मिलता। पिछली बार 16 मिल गया। इस बार आप देखना, हम उस बेसिक स्ट्रेंथ पे पहुंच गए हैं जहां वोट का सीट कन्वर्जन होगा। और उस बाइपोलर पॉलिटिक्स, मल्टीपोलर पॉलिटिक्स में हमने लेफ्ट को और कांग्रेस को मार्जिनलाइज कर दिया और उनका सारा इलेक्टोरल बेस हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आसाम, हम प्राइमरी पार्टी बन गए। उड़ीसा, हम बहुत छोटी पार्टी थे, आज हम बीजू जनता दल के सामने मुकाबले की, उनको टक्कर देने की स्थिति में है। कर्नाटक, हम सबसे बड़ी पार्टी असेंबली में आज भी। केरल में वही 2-3% वाली थी, कभी आज तक सीट नहीं जीते थे। पिछली बार 16% हम लोग जीते वोट। इस बार आप देखना सिग्निफिकेंट जंप होगा। और इस देश में जो गठबंधन होते हैं ना, वो केवल वैचारिक आधार और सिद्धांतों पे कई बार क्षेत्रीय दल करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो महागठबंधन बन रहा है, इसके 80% पार्टनर कांग्रेस और कम्युनिस्टों को छोड़ के वो हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं। मायावती जी हमारे साथ काम कर चुकी हैं, ममता जी हमारी सरकार में रह चुकी हैं, चंद्रबाबू हमारे साथ रह चुके हैं, डीएमके हमारे साथ रह चुके हैं। महाराष्ट्र में शरद जी एक बार हमारे साथ, जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, हमारे समर्थन से बने थे। सरकार से बहुत सारे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, जैसे नौकरियों का सवाल। देखिए, फार्मर्स डिस्ट्रेस है, ये बोला जा रहा है। मैं आपको इन दोनों का उत्तर दे दूं, पर इससे पहले एक भूमिका दूंगा, और वो भूमिका ये है, विपक्ष की ये स्थिति है कि केवल फर्जी फेक इश्यूज। मैंने आपको कहा जज लोया का फेक इशू था, आपका रफाल का फेक इशू था, आपका ईवीएम फेक इशू था। फिर आपने कहा कि आप इंस्टीट्यूशंस आर अंडर डेंजर, रोज चुनाव आयोग को गाली देते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी आलोचना करते हैं। और अब तो मैंने एक पत्र पढ़ा जो तेजस्वी यादव ने लिखा राहुल गांधी को कि हमें सारे मीडिया चैनल्स का बहिष्कार कर देना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया भी फर्जी हो गया है। आप मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, तो मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, अटैक आप खुद करते हैं। इंपीचमेंट एक फर्जी ग्राउंड्स पे लाते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, और आप कहो इंस्टीट्यूशंस आर अंडर अटैक। जब वो सब खत्म हो गया तो आपने दो विषय उठाए, एक रोजगार का। ये कहां से रोजगार का विषय आया? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज आप 7-7.5% की रेंज में हर साल बढ़ते रहे हो, दुनिया में कोई देश इस रेंज पे नहीं बढ़ रहा। और अगर 5 साल की आप एवरेज लगा लो और उसको कंपाउंड करते जाओ तो 5 साल में इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। उस विस्तार के बाद ये कहना कि जॉब क्रिएशन ही नहीं हुआ इस देश में, मतलब अगर CNN, IBN के 5 चैनल थे और आज 20 हो गए,
लेकिन नौकरियों की संख्या घट गई उसमें। क्या इस देश की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि हम आधे लोगों को एम्प्लॉय करके 10 गुना ज्यादा काम करवा सकते हैं? अभी तो ऐसी स्थिति है नहीं। तो आपको जो अभी सीआईआई ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की, उन्होंने पूरा हिसाब दिया कि पिछले 5 साल में कितनी जॉब्स आई हैं। लेकिन एनएसओ भी था सर। देखिए, आप ईपीएफओ दे लो कि असली प्रूफ तो यह है कि फॉर्मल सेक्टर में जो आएगा वो ईपीएफ प्रोविडेंट फंड देगा और ईपीएफओ में रजिस्टर करेगा, उसकी संख्या हर साल बढ़ रही है। आपने 13 करोड़ लोगों को मुद्रा के लोन दे दिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा उससे। देखिए, अगर रोजगार की स्थिति वो होती जो वो कह रहे हैं, तो ये पहले 5 वर्ष हैं जिनमें एक भी बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ ना हुआ। जहां जॉब्स नहीं होते वहां सोशल अनरेस्ट होता है। तो कहां आपको दिखा? आपको प्रो इनकम्बेंसी दिखता है फिर, अगर इतना बड़ा सोशल अनरेस्ट है। अब आप फार्मर्स पे आ जाओ, आधे अधूरे आंकड़ों पे आप आ जाओ। मेरी सरकार और मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पैसा देना पड़ता है 1,90,000 करोड़, और रुपए गिनते जाना। केवल सस्ता अनाज हम गरीबों में बांटते हैं, सब्सिडाइज फूड। 60,000 करोड़ मनरेगा का ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं। 22 कमोडिटीज पे एमएसपी 50% कॉस्ट के ऊपर कर दी। सब्सिडाइज क्रॉप इंश्योरेंस कर दिया। और अब तो 6,000 पर स्मॉल फार्मर, यानी 75,000 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल और डालेंगे। इसके अलावा आ जाओ, 91% वही किसान है रूरल डिस्ट्रेस वाला, उसके गांव को हमने सड़कों से कनेक्ट कर दिया। 2022 तक हर एक को घर होगा जो वहां बीपीएल के लोग हैं। हर घर को टॉयलेट से जोड़ दिया, हर घर को कुकिंग गैस से जोड़ दिया, हर घर को बिजली से जोड़ दिया। ये भी तो रूरल सेक्टर में हम सब्सिडाइज करके दे रहे हैं। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, उन देश के 50 करोड़ लोग, उसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अस्पताल के इलाज उनके मुफ्त कर दिए। कल के मैं आंकड़े देख रहा था, ये पिछले 4 महीने पहले किया था, 15.5 लाख लोग अपना इलाज करा चुके हैं। कांग्रेस और विरोध की सरकारें, आपको एक बात बताऊं, आयुष्मान भारत में वेस्ट बंगाल में कितने लोगों का इलाज हुआ है? और ये जो पीएम किसान में जो 6,000 की पहली किस्त दे रहे हैं वेस्ट बंगाल में, कितने लोगों को मिली है? 0। मैं केंद्र के विरोध में हूं, इसलिए अपने किसानों पे अत्याचार करूंगी और केंद्र से उनके इलाज के लिए और उन किसानों की मदद के लिए 1 रुपया नहीं लूंगी। तो ये सर, कांग्रेस की सरकारें, मैंने सोशल मीडिया पे रिलीज किया, पहले कर्नाटक ने केवल 3 किसानों की लिस्ट भेजी, 3 फार्मर्स। अभी भी 60-70 हजार। बाकी उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ की ले चुका है अपने किसानों के लिए। सो वो स्कीम्स ब्लॉक कर रहे हैं जो विरोधी, जिससे कि किसानों का, गरीबों का लाभ होगा। तो अगर आप इसका टोटल कर लें, तो जो नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक फॉर्मुलेशन थी और उनकी सरकार की थी कि हम बाजार की अर्थव्यवस्था के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाएं, टैक्स के रेट कम करें जिससे लोग आएंगे, वो हुआ। और जो साधन आए हैं उन साधनों को देश के गरीब की ओर और गांव की ओर ट्रांसफर करें। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि इंदिरा जी से लेकर आज तक कांग्रेस ने गरीब को नारे दिए थे, हमने उसको साधन दिए। सर, ये जो बोला जा रहा है कि ये 2004 का इंडिया शाइनिंग का मोमेंट है आपका। देखिए, मुझे लगता है कि वो तो आप 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो वो करेंगे। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस विपक्ष की ये दुर्दशा हो गई कि फर्जी इशू उठाने के उठा। और फर्जी इशू क्या है? 20-25 लोग हैं इस देश में, 4 वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2 पुराने रिटायर्ड जज हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं और 3-4 एक कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियन पत्रकार हैं। और फिर एको इफेक्ट है कुछ राजनीतिक दलों का। और यही एक टोली है, एक फेक इशू उठाओ, हर आदमी बोल दे, और आपकी मजबूरी है उनको कवरेज देना पड़ेगा और लोग उस पर विश्वास करें ना करें। सर, हर बार चुनाव में माना जाता है कि एक वेव होती है, जैसे 2014 में मोदी वेव थी, पूरे देश में जहां जाओ अच्छे दिन आएंगे मोदी जी के भाषणों पे। इस चुनाव में आप मानते हैं कि एक बार फिर मोदी वेव ही है या कोई वेव नहीं है, लड़ाई टफ होगी? देखिए, वेव होती है, मीडिया को वेव परिणाम वाले दिन समझ में आती है।
सर जो राजनीति में भाग लेते हैं उनको पहले नजर आ जाते हैं। सर 2019 का कोई हिस्ट्री में पैरेलल चुनाव? देखिए, मैं इसका क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट 3 चुनावों को मानता हूं, 2 भारत के और 1 विदेश का। पहला मैं मानता हूं रिवर्स ऑफ 1971। वो पहला चुनाव था जिसमें मैंने एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया था। उस चुनाव में सारे विपक्षी एक हो गए। महागठबंधन हिंदी का शब्द है, उस वक्त हमने कहा ग्रैंड अलायंस। जनसंघ, स्वतंत्रा, कांग्रेस हो, पीएसपी, एसएसपी, बीजू पटनायक जी का दल था, चौधरी चरण सिंह जी का दल था, तो सारे इकट्ठे हम लोगों को, लोकदल था उनका। और हमें लगा कि जब वोट नहीं बटेगा तो गणित इंदिरा जी को हरा देगा। लोग इंदिरा जी के साथ थे। चुनाव आया, परिणाम हुआ तो उनकी 325 सीट आ गई और हम कहीं नहीं थे। तो केवल गठबंधन बना लिया और हम जीत जाएंगे, वो 71 में हम देख चुके हैं। दूसरा, 2014 का चुनाव, उम्मीद का चुनाव कि इस व्यक्ति में हमें विश्वास है, और अब तो केंद्र में भी 5 साल उसको परख लिया है, कोई गलती नहीं की है, कि ईमानदार और मजबूत सरकार चलाई और अच्छे काम किए हैं। और तीसरा चुनाव भारत का नहीं है, मुझे ब्रिटेन का एक चुनाव याद है। मैं वहां के दुनिया के कई देशों के चुनाव ऑब्जर्व करता हूं। मिसिस थैचर जब हट गई तो जॉन मेजर बने। जब उनका दूसरा चुनाव आया तो सभी लोग ओपिनियन पोल्स कह रहे थे कि इस बार कंजर्वेटिव्स हार जाएंगे और जॉन मेजर जीतेंगे। आखिरी दिनों में केवल एक ही विस्पर था कि लेबर आई तो वो पुरानी हड़तालें दोबारा शुरू हो जाएंगी। द फियर ऑफ द अपोनेंट मेड कंजर्वेटिव्स विन, विच वॉज कॉन्ट्ररी टू ऑल पोल्स। खैर, इस बार तो पोल्स भी हमारे पक्ष में है। जब इस प्रकार के डरावने गठबंधन को लोग देखते हैं तो उनको फिर याद में आता है कि मुझे 6 महीने की सरकार नहीं चाहिए, मुझे 5 साल की अच्छी सरकार चाहिए, क्योंकि इस देश में 5 बार का इतिहास है 6 महीने की सरकारों का। और इसलिए मैं इसकी नियरेस्ट जो तुलना कर सकता हूं इन थोड़ी इन तीनों के साथ। सर, क्योंकि इस देश में एक माहौल है पाकिस्तान के खिलाफ, अभी जो यूएनएससी में हुआ है, तो आपको लगता है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि चाइनीज गुड मार्केट में बहुत हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो एक डिप्लोमेटिक इशू है, भारत सोच समझ के लेगा, और कैसे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को डील करना है। और हम लोगों की ताकत भी आज दुनिया के मंच पर कम नहीं है, तो इसलिए ये बहुत सुलझे हुए रिएक्शंस होते हैं, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होते। मैंने आज देखा कि फॉरेन पॉलिसी के सुझाव ट्वीट्स के माध्यम से कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिए हैं। जिस दिन फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेशन ट्वीट्स के माध्यम से होगा, उस दिन इस देश की खैरियत। चुनाव के पहले का सबसे बड़ा इंटरव्यू हम लोगों ने किया, और शायद टेलीविजन पे पहली बार हो रहा है, और बारिश भी हो गई जो शायद शुभ भी माना जाता है। क्या फोरकास्ट है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता के पास इस बार जो चॉइस है वो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं हर रोज एक 2019 के एजेंडा पे लिखता हूं, तो मैंने पहले वाले में लिखा कि द चॉइस इज मोदी और केओस, और ये ऑब्वियस है। अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। नेटवर्क 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव के पहले का अरुण जी का सबसे बड़ा इंटरव्यू था हमारे चैनल पर, इसके लिए अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद।